हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आपका एग्जाम नजदीक है तो हम लोगों ने इसलिए शुरू किया था रिवीजन सीरीज, जहां पे हम लोग ऑलरेडी सिविक्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इन तीनों का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी का डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे पूरा सिलेबस आप लोगों का रिवाइज किया जाएगा। तो पहला चैप्टर क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्स और डेवलपमेंट ये दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, उन सब के ऊपर ये चैप्टर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से देखिएगा। तो पहले क्या आता है? व्हाट इज अ रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि रिसोर्स है क्या। डेफिनेशन क्या है रिसोर्स का? एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई नीड्स। ठीक है, सबका एक नीड्स होता है। मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। ये सब क्या है? हमारा नीड्स। और इस नीड्स को जो फुलफिल करता है, जो ह्यूमन का जो नीड्स होता है उसको जो सेटिस्फाई करते हैं, वही क्या होता है? रिसोर्स। लेकिन इसके साथ और कुछ चीजें जरूरी है। क्या? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। रिसोर्सेस क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल अगर हम एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं तो क्रूड ऑयल किसी काम का नहीं। तो टेक्नोलॉजिकली उसको हमको एक्सेस करना आना चाहिए। फिर इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकल होना चाहिए। बहुत दाम होगा तो कोई नहीं यूज कर पाएगा, एक दो आदमी को छोड़ के। तो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चरली सब एक्सेप्ट करे ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तभी इन सब को मिला करके उसी को क्या बोला जाता है? रिसोर्स। फिर आता है इंटरडिपेंडेंस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इनटू रिसोर्सेज इन्वॉल्व एन इंटरेक्टिव रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो रिसोर्स होने के लिए इंटरडिपेंडेंसी होना चाहिए। किस किस के बीच में? नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। तो ये आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल बनता है जहां पे ह्यूमन बींग्स के सराउंडिंग में हमको क्या देखने को मिलता है? नेचर। नेचर ह्यूमन बींग्स और किससे जुड़ा हुआ है? टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। ये तीनों मिलके क्या बनता है? रिसोर्स। तो रिसोर्स बनने के लिए ह्यूमन का रोल क्या है? रिसोर्सेस आर नॉट ऑफन फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ह्यूमन बींग्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स हु ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू रिसोर्सेस एंड यूज देम। तो रिसोर्स बनने के लिए ह्यूमन बींग क्या करते हैं? कंपोनेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं और रिसोर्सेस बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ है, तो पेड़ से हम लकड़ी बनाते हैं। लकड़ी कौन बनाता है? ह्यूमन। तो लकड़ी बनाने के लिए पेड़ का जरूरत है, लेकिन बनाएगा कौन? ह्यूमन। तो ह्यूमन का रोल भी एसेंशियल होता है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेस दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक होता है बायोटिक, लिविंग। तो यहाँ पे क्या होता है? लाइफ। तो जिस रिसोर्स में लाइफ होता है, एनिमल, ट्रीज, इन सब में क्या होता है? लाइफ। तो ये क्या है? बायोटिक रिसोर्स। और एक होता है ए बायोटिक रिसोर्स, जो नॉन लिविंग मटेरियल से बनता है। ये पेन, ये टी शर्ट, इन सब में लाइफ नहीं है। ये फोन, लाइफ नहीं है। तो ये सब क्या है? ए बायोटिक रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, सब रिसोर्सेस खत्म हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद। और कोई ऐसा भी रिसोर्स होता है जो एक बार यूज करने के बाद भी बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं। तो बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। वैसे टाइप के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल, कैन बी रिप्लेनिश। और एक क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल, जिसको यूज करने के बाद खत्म हो जाता है और फॉर्म होने के लिए बहुत सालों साल लग जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो मालिक, मेरे फोन का मालिक कौन है? मैं। इस पे ये पेन किसका है? मेरा। तो ये मेरा है, खुद का है, इंडिविजुअल का है। तो ऐसे रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। कुछ कम्युनिटी के अंदर कुछ रिसोर्सेस आते हैं, उसको कम्युनिटी रिसोर्स बोला जाता है।
कुछ रिसोर्सेस गवर्नमेंट के ओनरशिप में होता है, वो होता है नेशनल, जो नेशनल पार्क वगैरह है, ठीक है। और ऐसा भी रिसोर्सेस है जो सबका होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टेटस के ऊपर रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? पोटेंशियल, ठीक है, जो इसका ये रिसोर्स बन सकता है, पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक, रिजर्व्स, तो रिजर्व किया जाता है। तो इन सब के ऊपर ऐसे ही रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया जाता है। एक चार्ट भी है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्स में आता है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21, ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? Indiscriminate use, human greed has led to the resource depletion, accumulation in a few hands, and global crises like global warming and land degradation. तो लोगों के लालच के वजह से क्या हो रहा है? रिसोर्स कम होता जा रहा है, ठीक है, रिसोर्स का डिप्लेशन हो रहा है, रिसोर्स आर गेटिंग रिड्यूस, ठीक है। ये किस लिए हो रहा है? ह्यूमन ग्रिड के वजह से। और क्या देखने को मिलता है? रिसोर्सेस इन अ फ्यू हैंड्स, रिसोर्स एक्यूमुलेट हो रहा है। और रिसोर्सेस का ज्यादा यूज करने से हम अगर नेचर को ध्यान में नहीं रखते हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है? ग्लोबल क्राइसिस लाइक ग्लोबल वार्मिंग, लैंड डिग्रेडेशन, ये सब भी हो रहा है। तो इसलिए हमको कैसा डेवलपमेंट चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां पे डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। हमको ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जहां पे हम ऐसे डेवलप कर सके हर एक चीज को जहां से हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो और हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका फायदा ले सके, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना पहुंचा करके, एनवायरनमेंट का नुकसान ना पहुंचा करके जो डेवलपमेंट किया जाता है वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के ऊपर एक समिट हुआ था ब्राजील में, रियो अर्थ समिट 1992, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वर्ल्ड का लीडर्स मिले थे ब्राजील में टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर उन लोगों ने डिस्कस किया था। और एक एजेंडा, एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था सबने, एक डॉक्यूमेंट, मतलब एक डिक्लेरेशन कि ये करेंगे हम, वो अडॉप्ट किया था। वो था एजेंडा 21 टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरे वर्ल्ड वाइड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए सबने क्या किया? एजेंडा 21 अडॉप्ट किया, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में कैसे रिसोर्सेस का प्लानिंग होता है? डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी, इंडिया हैज रीजन्स रिच इन सम रिसोर्सेस बट डेफिशिएंट इन अदर्स। हमारे भारत में ऐसा रिसोर्सेस है जो बहुत ही ज्यादा मिलता है और ऐसा भी रिसोर्सेस है जो बहुत कम मिलता है। तो कुछ रिसोर्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, कुछ बहुत कम। एग्जाम्पल, राजस्थान इज रिच इन सोलर विंड बट लेक्स वाटर। राजस्थान में तो हमको सोलर और विंड एनर्जी ज्यादा मिल जाता है लेकिन वाटर वहां पे कम है। अरुणाचल हैज वाटर बट लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, अरुणाचल प्रदेश में वाटर तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। प्लानिंग प्रोसेस, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिसोर्सेस को। कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? सर्वेइंग, सर्वे करेंगे, पहले सर्वे करेंगे, फिर मैपिंग, मैप बनाएंगे, एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, फिर हम एस्टिमेट करेंगे कि इसका ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, इसमें हमारा ऐसा ऐसा खर्चा होगा, ठीक है, ये सब हमको खरीदना पड़ेगा, ऐसा किया जाता है। फिर इवॉल्विंग स्ट्रक्चर यूजिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फिर हमको एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके, स्किल्स यूज करके, इंस्टीट्यूशंस का यूज करके हमको स्ट्रक्चर को इवॉल्व करना पड़ेगा। नेशनल इंटीग्रेशन, मैचिंग लोकल रिसोर्स प्लान्स विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। तो लोकल डेवलपमेंट, लोकल रिसोर्सेज से क्या होना पड़ता है? पूरे नेशन का डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो क्रूड ऑयल से सिर्फ हमारा लोकेलिटी ही नहीं, पूरे इंडिया का फायदा होना चाहिए, तभी डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर लैंड रिसोर्सेस इन इंडिया। तो लैंड रिसोर्सेस,
तो जमीन, लैंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर हम अभी खड़े हुए हैं, आप लोग क्लास कर रहे हैं, है ना। तो रिलीफ फीचर्स, लैंड हमको कैसा मिलता है, प्लेन्स 43%, प्लेन मतलब जो प्लेन एरिया है ऐसा। तो प्लेन एरिया में नॉर्मली हमको क्या देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर, खेती वगैरह प्लेन एरिया में ज्यादा किया जाता है, इंडस्ट्री प्लेन एरिया में ज्यादा एस्टेब्लिश किया जाता है। माउंटेन्स 30% क्या है, माउंटेन्स, पहाड़, एंश्योर पेरेनियल रिवर फ्लो एंड सपोर्ट टूरिज्म टेक इकोलॉजी। तो पहाड़ से नदियां बह के आती है, ठीक है, लोग घूमने जाते हैं मनाली, शिमला, लद्दाख, उत्तराखंड, केदारनाथ, शिलोंग, है ना। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज भी इंपॉर्टेंट है। प्लेट्यूज कितने परसेंट है, 27%। यहाँ पे क्या मिलता है, रिच रिजर्व्स इन मिनरल्स, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिनरल्स हमको मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका, लैंड इज फाइनाइट एसेट सपोर्टिंग ह्यूमन लाइफ, लैंड ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज लैंड में ही होता है। नेचुरल वेजिटेशन, लैंड में हमको पेड़ पौधा ये सब मिल जाता है, एनिमल वगैरह मिल जाता है, तो वेजिटेशन में भी लैंड बहुत काम में आता है। फिर लैंड यूज एंड डिग्रेडेशन, ये क्या है, लैंड यूज पैटर्न डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स, टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉजेस ऑफ डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेड क्यों हो रहा है, लैंड पॉल्यूटेड क्यों हो रहा है। एक, माइनिंग leaves deep scars and traces overburdening झारखंड, उड़ीसा। तो माइनिंग, तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ मिनरल है, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, तो माइनिंग के वजह से यहाँ पे डीप स्कर्स बन जाएगा। ओवर ग्रेजिंग मेन कॉज ऑफ इन गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। तो हम जो हमारा एनिमल है, पालतू जानवर है, उसको अगर हम ग्रेजिंग करवाएंगे तो उससे भी लैंड डिग्रेड होता है, ये ज्यादा गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन सब में मिलता है। ओवर इरिगेशन, इरिगेशन का हम ज्यादा यूज करेंगे, उससे क्या होता है, कॉजेस वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, सैलिनिटी मिलता है वाटर में, वाटर लैंड सलाइन नेचर का बन जाता है, ठीक है, पानी जमा होता है। पंजाब हरियाणा में ये ज्यादा मिलता है। कंजर्वेशन कैसे करता है, मेजर्स इंक्लूड अफॉरेस्ट्रेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन को बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एफॉरेस्ट्रेशन, हमको पेड़, ट्री प्लांटेशन, ये सब हमको करना पड़ता है। शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट क्या है, ये मेरा खेती का जमीन है, चारों ओर मैंने पेड़ लगवा दिया, चारों ओर मैंने पेड़ लगवा दिया, तो ऐसे भी हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, तो ये सब स्टेप्स लेके हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो फिर सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल कैसे रिसोर्स बनता है, ठीक है। सॉइल और लैंड दिखने में तो सेम है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सॉइल, लैंड जो है ये हिस्सा, तो सॉइल एक बड़ा, मतलब सॉइल लैंड से, सॉरी, तो लैंड क्या होता है, लैंड सॉइल सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इट टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू फॉर्म जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, ठीक है। तो सॉइल बनने के लिए बहुत मिलियन ईयर्स लग जाता है। सॉइल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। फॉर्मेशन फैक्टर्स, रिलीफ, पेरेंट रॉक। तो सॉइल कैसे बनता है, रिलीफ से बनता है, पेरेंट रॉक से बनता है, क्लाइमेट की वजह से बनता है, एंड टाइम आर की कंट्रीब्यूशंस टू सॉइल फॉर्मेशन। तो ये सब फैक्टर मिलके सॉइल फॉर्म होता है। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इंडियन सॉइल्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कलर। हमारा इंडियन सॉइल को हम कलर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, थिकनेस के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, टेक्सचर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और एज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये है एक सॉइल प्रोफाइल। तो ये टॉप सॉइल, तो सॉइल एक बड़ा चीज है, लैंड जो ऊपर का हिस्सा है यही लैंड है, ठीक है।
फिर मेजर सॉइल टाइप्स, मेजर सॉइल टाइप्स क्या है? एलुवियल सॉइल, हमारे इंडिया में एलुवियल सॉइल मिलता है। एलुवियल सॉइल कैसे बनता है? मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड फर्टाइल फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स एंड कोस्टल डेल्टास। तो मेनली जो रिवर है ये अपने साथ क्या लेके आता है, आती है? सेडिमेंट्स। तो ये सेडिमेंट जमा होके एलुवियल सॉइल बनता है, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सब रिवर से फर्टाइल सॉइल बनता है, वही एलुवियल सॉइल हम बोलते हैं उसी को। ब्लैक सॉइल क्या है? ऑल्सो नोन एज रेग्योर और ब्लैक कॉटन सॉइल, टिपिकल टाइप ऑफ डेक्कन ट्रैप रीजन। ये डेक्कन रीजन में मिलता है, मेनली डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। ब्लैक सॉइल बहुत ही ऑर्गेनिक नेचर का होता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल ज्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉटन अच्छा प्रोड्यूस होता है तो इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। फिर रेड एंड येलो सॉइल, ये रेड कलर का होता है, नाम में ही लिखा है। डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन लो रेनफॉल एरियाज, जहाँ पे बारिश कम होता है वहां पे क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से ये सॉइल बनता है। फिर लेटरस सॉइल, फॉर्म ड्यू टू इंटेंस लीचिंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। अगर ये सॉइल का ऊपर का हिस्सा डिग्रेड हो जाता है तो यहाँ पे लीचिंग, इसी को लीचिंग बोलते हैं, पानी जमा होता है। तो लीचिंग की वजह से क्या होता है, ये लेटरस सॉइल फॉर्म होता है जहाँ पे कॉफी, टी, ये सब अच्छा प्रोड्यूस होता है। एरिड सॉइल, सैंडी एंड सलाइन, लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पे ह्यूमस जो एक ऑर्गेनिक कंटेंट है ये कम मिलता है। सैंडी नेचर का होता है, बालू जैसा होता है। मॉइस्चर कम होता है। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पे मिलता है? फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरियाज, पहाड़ वगैरह में ज्यादा मिलता है। लोमी इन वैलीज एंड कोर्स इन अपर स्लोप्स, ठीक है। कोर्स मतलब थोड़ा थिक, ठीक है। फाइन मतलब ज्यादा पतला, कोर्स मतलब थोड़ा थिक नेचर का। तो ये एलुवियल सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल है, ये लेटरस सॉइल है, ये एरिड सॉइल है, ठीक है। तो कहाँ पे क्या मिलता है मैप भी दिया गया है। तो ये जो ग्रीन ग्राफ टाइप का पिक्चर है वहां पे फॉरेस्ट सॉइल मिलता है, ये वाला एलुवियल सॉइल, ये रेड सॉइल, ये ब्लैक कॉटन सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू ब्लैक कॉटन सॉइल। ये एरिड सॉइल कहाँ पे मिलता है? ये सब एरिड सॉइल यहाँ पे मिलता है ऐसे जगह में। तो ये सॉइल, सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। तो सॉइल क्या होता है? इरोशन होता है, सॉइल इरोड हो जाता है। क्या कैसे इरोशन टाइप्स क्या क्या है? गली इरोशन, रनिंग वाटर कट्स डीप चैनल्स। तो जो पानी बह के जाता है वो क्या करता है? डीप चैनल क्रिएट करता है, उसी को हम गली इरोजन बोलते हैं। शीट इरोजन, वाटर वॉशेस अवे द टॉप सॉइल लेयर ओवर लार्ज एरियाज। तो ऐसे लार्ज एरिया में अगर पानी बह के ये पूरा हिस्सा सॉइल का बहा के लेके चला गया, ठीक है, फ्लो होके चला गया वाटर के साथ, उसी को हम शीट इरोजन बोलते हैं। इसको कैसे कंजर्व किया जाता है? कॉन्टूर प्लॉफिंग। कॉन्टूर प्लॉफिंग मतलब मान लीजिए एक पहाड़ है, यहाँ पे हमने खेती किया, यहाँ पे हमने खेती किया, ये क्या है? कॉन्टूर प्लॉफिंग। डीएक्सेलरेट वाटर फ्लो, इससे वाटर का फ्लो कम होता है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग कैसे किया करते हैं? तो ऐसे सीढ़ी टाइप का बना के यहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं, यहाँ पे हम फार्मिंग करते हैं, ये क्या होता है? टेरेस फार्मिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स, ये क्या है? ब्रेक द फोर्स ऑफ विंड। शेल्टर बेल्ट जो मैंने पहले भी बोला था, चारों ओर अगर हम अपने जमीन के चारों ओर हमने पेड़ लगा दिया तो वो क्या करता है? विंड के फोर्स को रोकता है। ऐसे भी हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। तो सॉइल इरोजन क्या है? नदी पानी अगर सॉइल को बहा के लेके जाता है तो वही होता है सॉइल इरोजन। तो ये गली इरोजन देखिए, ऐसा डीप डीप ट्रांस खुदाई हो गया यहाँ पे, तो ये गली इरोजन, ठीक है। तो यही था पहले चैप्टर में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है। फिर आता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम
तो बायोडाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्स नेचर का एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है इंडिया में। अर्थ इज अ होम टू मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स। अर्थ क्या है, मिलियन ऑफ लिविंग बींग्स का घर है ना। रेंजिंग फ्रॉम बैक्टीरिया, छोटे मोटे बैक्टीरिया से स्टार्ट करके बड़ा बनियान ट्रीज तक अर्थ में ही मिलता है सब कुछ। एलिफेंट्स मिलता है, ब्लू व्हेल्स मिलता है, ठीक है। सब कुछ हम लोग सब अर्थ में ही मिलता है। ह्यूमन डिपेंडेंस, ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल वेब एंड डिपेंड ऑन दिस सिस्टम फॉर सर्वाइवल। हम भी अर्थ का एक पार्ट है, इस बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है, ठीक है। और हम एंड डिपेंड ऑन द सिस्टम फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए इस सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और सब कुछ मिला करके क्या रिक्रिएट एयर वी ब्रीथ, ठीक है, द वाटर वी ड्रिंक एंड सॉइल दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड। तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ह्यूमन, सॉइल, एयर, प्लांट्स, सब लोग, सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। उसी को हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं। रोल ऑफ फॉरेस्ट, इन सब में फॉरेस्ट का क्या रोल है। फॉरेस्ट आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अपॉन व्हिच ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट। तो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट से ही सब कुछ कनेक्टेड है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है सब सब चीजों का फॉरेस्ट। तो फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स वगैरह, फौना मीन्स जो एनिमल, सब कुछ ये सब है, ठीक है। Immense wealth. India is one of the world's richest countries in terms of biological diversity with many species yet to be discovered. अभी भी बहुत species हम लोगों ने discover किया ही नहीं है. Under stress, these resources are so integrated into daily life that they are often taken as granted. हम easily लेते हैं सब कुछ, चलने दो, पेड़ काटने दो, क्या ही हो जाएगा, एक पेड़ काटने से क्या होगा, इजीली ले लेते हैं। बट दे आर करेंटली अंडर ग्रेट स्ट्रेस, लेकिन इसका फल हमको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस में आ गया है, मतलब एनवायरनमेंट का नुकसान हो रहा है, इसका फल तो हमको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेट अंडर स्ट्रेस, प्रेशर, एनवायरनमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है ड्यू टू एनवायरमेंटल इनसेंसिटिविटी, क्योंकि एनवायरनमेंट के मामले पर हम लोग सेंसिटिव नहीं है अभी भी। Interdependency, biodiversity includes wildlife and cultivated species that are closely integrated through a network of interdependencies. तो अल्टीमेटली क्या है, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी सब में है, यही बोला है। तो द नीड ऑफ कंजर्वेशन, क्यों चाहिए कंजर्वेशन। एक तो है प्रिजर्विंग लाइफ सपोर्ट। कंजर्वेशन इज एसेंशियल बिकॉज इट प्रिजर्व्स इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन क्या करता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बचा के रखता है। एंड आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, वाटर, एयर एंड सॉइल, ठीक है। एयर, सॉइल, वाटर, ये सब प्रिजर्व कंजर्वेशन से ही होगा, नहीं तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा सब कुछ। Genetic diversity, it preserves the genetic diversity of plants and animals, which is vital for better growth of species and breeding in agriculture and fisheries. तो plants and animals को preserve करने के लिए भी conservation जरूरी है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, डिमांडेड बाय कंजर्वेशनिस्ट in the 1960s and 70s. This act provided various provisions for protecting habitats and published an all India list of protected species. ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेक्टेड स्पीसीज का लिस्ट निकालते हैं, पब्लिश करते हैं, हर एक हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ये एक्ट लाया गया था। कंजर्वेशनिस्ट ने इसका डिमांड किया था। एम्स, द प्रोग्राम फोकस्ड ऑन प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशंस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग। तो हंटिंग, शिकार वगैरह बैन करके जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू हैबिटेट्स, हैबिटेट्स को लीगली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ थ्रेट को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या एस्टैब्लिश किया है, नेशनल पार्क इंडिया में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश किया है टू फैसिलिटेट दीज एफर्ट्स, ठीक है।
प्रोजेक्ट टाइगर 1973, तो प्रोजेक्ट टाइगर नाम से ही हमको मालूम पड़ता है कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए ये निकाला गया है। In 1973, authorities realized the tiger population has dwindled from the estimated 55,000 at the start of the current century to just 1,827. तो 55,000 से सिर्फ 1,827 टाइगर बच गया है। तो अभी टाइगर को तो बचाना पड़ेगा, शेर को बचाना पड़ेगा, तो इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर निकाला गया था। मेजर थ्रेट्स इंक्लूड्स पोचिंग फॉर स्किन्स, स्किन्स के लिए टाइगर का शिकार किया जाता है, बोन्स के लिए किया जाता है, श्रिंकिंग हैबिटेट एंड डिप्लीटेड प्री बेस, इन सब के कारण टाइगर को मारा जाता है, शिकार किया जाता है। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, कैसे कंजर्व किया जाएगा? लॉन्च इन 1973, प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स एमिंग टू प्रिजर्व बायोटाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। तो अल्टीमेटली टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड का बहुत ही फेमस अभी ये कैंपेन बन चुका है। की रिजर्व्स, नोटेबल रिजर्व्स, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मतलब कहाँ कहाँ कौन से रिजर्व्स में ये इंक्लूडेड है? कॉर्बेट उत्तराखंड, उत्तराखंड के कॉर्बेट में, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में, सरिस्का राजस्थान में, असम के मानस में, पेरियार केरला, इन सब में अभी प्रोजेक्ट टाइगर इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है, मॉडर्न कंजर्वेशन ट्रेंड्स, अभी का कंजर्वेशन ट्रेंड्स कैसा है? फोकस ऑन बायोडाइवर्सिटी, रिसेंट प्रोजेक्ट फोकस ऑन एंटायर बायोडाइवर्सिटी जस्ट अ फ्यू कंपोनेंट्स। अभी का जो फोकस है सिर्फ फ्यू कंपोनेंट्स, सिर्फ एक ऐसा कंपोनेंट, मतलब एक दो, ऐसे एक दो कंपोनेंट्स को सेफगार्ड देने के लिए नहीं, एंटायर बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी फोकस किया जा रहा है। Insects and plants, under the Wildlife Acts of 1980 and 1986, hundreds of butterflies, moths, beetles and dragonflies were added to the protected list. तो अभी सिर्फ एनिमल और ट्रीज को ही नहीं, जो इंसेक्ट्स वगैरह है उसको भी इंक्लूड किया गया है प्रोटेक्टेड लिस्ट में, जहाँ पे बीटल्स आता है, बटरफ्लाइज आता है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज आता है। इन 1991 प्लांट्स वर एडेड टू द लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। 1991 से प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया है, प्लांट्स भी हमें बचाना पड़ेगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड लिस्ट में। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया में कैसे क्लासिफाई किया जाता है फॉरेस्ट को? रिजर्व फॉरेस्ट होता है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड कंसिडर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो रिजर्व फॉरेस्ट में क्या किया जाता है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए एक एरिया को रिजर्व किया जाता है। मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, इसको रिजर्व किया जाता है, यहाँ पे आप पेड़ वगैरह नहीं काट सकते, तो इसी को बोला जाता है रिजर्व फॉरेस्ट, जहाँ पे क्या होता है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होता है। फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये क्या है? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम फर्दर डिप्लेशन। तो रिजर्व फॉरेस्ट ये एक फॉरेस्ट है, इनमें से हाफ से भी ज्यादा, मतलब मोर देन 50% एरिया अगर सेफगार्ड दिया जाता है तो उसी को हम रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। अगर ये फॉरेस्ट है, इनमें से अगर 1/3 एरिया को प्रोटेक्ट किया जाता है तो इसको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फर्दर डिप्लेशन को रोकने के लिए ये किया जाता है। अनक्लास फॉरेस्ट क्या है? अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कम्युनिटीज। ऐसा भी फॉरेस्ट है जहां पे कम्युनिटी भी रहता है और गवर्नमेंट दोनों मिलके सेफगार्ड देते हैं। ठीक है, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये ज्यादा मिलता है और गुजरात में। तो वो क्या होता है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन, तो हमारे हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो बहुत ऐसे कम्युनिटी हमको देखने को मिला है जो कंजर्वेशन के लिए एक साथ निकल के आया था। लोकल स्ट्रगल्स, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज ऑफन फाइट alongside officials to conserve habitats, recognizing their long term livelihoods depend on it। तो ऐसा भी हम कम्युनिटी देखते हैं जो अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए ऑफिशियल्स के साथ, मतलब ऑफिशियल्स के साथ फाइट करते हैं कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे हमारे साथ ये एनिमल्स वगैरह रहते हैं, तो इसको आप लोग नुकसान मत पहुंचाइए।
तो ऐसा भी फाइट हमको देखने को मिलता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, विलेजर्स यूज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टू फाइट अगेंस्ट माइनिंग इन द एरिया। तो यहाँ पे क्या हुआ था, माइनिंग हुआ था, तो इस माइनिंग को रोकने के लिए विलेजर्स ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यूज करके फाइट किया था। अलवर राजस्थान में क्या हुआ, इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरवदेव डाकब सोनचुरी। तो फॉरेस्ट 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को भैरवदेव डाकब सेंचुरी ऐसे डिक्लेयर कर दिया था। एस्टैब्लिशिंग देयर ओन रूल्स अगेंस्ट हंटिंग एंड एनक्रोचमेंट। तो यहाँ पे आप हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, इसलिए विलेजर्स ने खुद का कानून वगैरह बना दिया। तो आप लोग फॉरेस्ट हंटिंग कटिंग ये सब करेंगे तो आप लोगों को ये करना पड़ेगा, ठीक है, एस्टैब्लिश देयर ओन रूल्स। तो फिर आता है कल्चरल बिलीफ्स एंड सेक्रेड ग्रुप्स। तो सेक्रेड ग्रुप्स, वर्जिन फॉरेस्ट पैचेस, फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस लेफ्ट अनटच्ड बाय लोकल पीपल। तो लोकल पीपल ऐसे वर्जिन फॉरेस्ट पैचेस को क्या करते हैं, अनटच रखते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि नेचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड, नेचर को बचाना चाहिए क्योंकि नेचर ही भगवान है। फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ऐसा वो लोग फॉरेस्ट वर्जिन फॉरेस्ट पैचेस ऐसे वो लोग मानते हैं, ठीक है। वेनेरेटेड ट्रीज, द मुंडन्स एंड संथल्स वर्शिप महुआ एंड कदम्बा ट्रीज। इन सबको वो लोग मानते हैं, भगवान मानते हैं, महुआ और कदम्बा ट्रीज, ठीक है, वर्शिप करते हैं इन ऐसे ट्रीज का। ट्राइबल्स इन ओडिशा वी आर वर्शिप tamarind एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। तो मैंगो ट्रीज ये सब वेडिंग्स पे वो लोग वर्शिप करते हैं। एनिमल प्रोटेक्शन, मैकेक्यूज एंड लंगूर्स आर फेड अराउंड मैनी टेम्पल्स। तो लंगूर्स, मैकेक्यूज, बंदर वगैरह आप लोग देखते ही हो मंदिरों में भी। तो ऐसे ये लोग क्या करते हैं, लंगूर्स ये सब, मेनी टेम्पल्स वाइल्ड बिश्नोई विलेजेस ऑफ राजस्थान ब्लैकबक नीलगाय पीकॉक्स आर प्रोटेक्टेड एज इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द कम्युनिटी। तो ये सब जानवर पशु पक्षियां इन सबको क्या क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कम्युनिटी मिलके, ठीक है। टेम्पल्स वगैरह में बंदर से अंदर रहता है, ठीक है, राजस्थान इन सब में पीकॉक्स वगैरह भी प्रोटेक्ट किया जाता है ऐसे, ठीक है। सक्सेसफुल कंजर्वेशन मूवमेंट्स क्या है, चिपको मूवमेंट आप लोगों को मालूम ही है। सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफॉरेस्टेशन इन हिमालयाज एंड प्रोटेक्टेड प्रमोटेड कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीसीज। तो चिपको मूवमेंट बहुत ही फेमस मूवमेंट हुआ था जहाँ पे सब लोग ऐसे पेड़ में चिपक गए थे, ठीक है। सुंदर बहुगुणा, उनके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा उनके बारे में, तो उन्होंने लीड किया था। ऐसे उन लोगों ने सक्सेसफुली डिफॉरेस्टेशन को रोका था। बीज बचाओ आंदोलन, ग्रुप्स इन टेहरी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स इज बोथ पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वायबल। तो विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स वो लोग क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, फॉर्मली एग्जिस्टिंग सिंस 1988 स्टार्टिंग इन ओडिशा। दिस इन्वॉल्व्स लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस इन द restoration of degraded forest in exchange for non-timber forest produce and share harvested timber। तो क्या करते हैं, दिस इन्वॉल्व्स लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस इन द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन डिग्रेडेड फॉरेस्ट के रिस्टोरेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। उसके एक्सचेंज पे उन लोगों को क्या मिलता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड अ शेयर ऑफ हार्वेस्टेड टिम्बर। तो शेयर ऑफ हार्वेस्टेड टिम्बर उन लोगों को मिलता है और वो लोग इसको प्रोटेक्ट करते हैं, रिस्टोरेशन के लिए वो लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यही था दूसरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया, अच्छे से देखिएगा, मेन एनसीईआरटी भी पढ़िएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं वाटर रिसोर्सेज, जो तीसरा चैप्टर है उस पे, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हमने लैंड रिसोर्सेज कवर किया था। तो वाटर एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो फ्रेश वाटर अबंडेंस, while 3/4 of earth's surface water is covered with water, only small portion is fresh water fit for use। तो अर्थ का 3/4 वाटर, अर्थ में 3/4 वाटर ही है, लेकिन फ्रेश वाटर जो हमारे यूज में आता है, फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर इज कंटिन्यूअसली रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर वाया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्या होता है, फ्रेश वाटर रिन्यू होता है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर रिन्यू होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स। द पैराडॉक्स, डिस्पाइट इट्स रिन्यूएबिलिटी, इट इज प्रेडिक्टेड दैट 2025 अंडर 2025 2 बिलियन पीपल will live
इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी। तो 2025 के अंदर 2 बिलियन से ज्यादा लोग वाटर स्कैर्सिटी के स्कैर्सिटी 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का वाटर स्कैर्सिटी होगा। ठीक है, फिर कॉजेस क्या है वाटर स्कैर्सिटी का? एक है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, excessive use and unequal access among different social groups are primarily drivers of scarcity। तो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा यूज कर रहे हैं पानी का, टेप वगैरह खुला चढ़ के चले जाते हैं, तो ये सब तो हम देखते ही हैं। तो उसी के कारण मेनली पानी का कमी हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो नहाना भी बढ़ गया है, कपड़े धोना भी बढ़ गया है, तो डोमेस्टिक यूज भी बढ़ चुका है। तो डोमेस्टिक यूज बढ़ चुका है तो पानी का यूज भी बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज में तो वाटर लगता ही है, वाटर का यूज होता ही है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, इसके कारण भी वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है। अर्बनाइजेशन, तो बहुत गांव अभी अर्बन एरिया बन चुके हैं, रूरल एरियाज अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है अर्बन एरिया में। तो अर्बनाइजेशन के कारण भी लोगों का वाटर और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुका है, तो अल्टीमेटली लोकल ग्राउंड वाटर का ज्यादा एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। तो कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, पोर वाटर क्वालिटी, तो पानी अगर ज्यादा है फिर भी क्वालिटी अच्छा नहीं है, पॉल्यूटेड है वो पानी। मान लीजिए एक बड़ा सा टैंक है, यहाँ पे बहुत पानी है, बड़ा सा लेक है, बहुत पानी है, लेकिन वो पानी किसी काम का नहीं, पॉल्यूटेड है बहुत ज्यादा। ठीक है, पॉल्यूशन सोर्सेस क्या है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सोर्स वेस्ट। तो ये पानी में अगर मिल जाता है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट तो पानी पोल्यूट हो जाता है। केमिकल्स मिल जाता है तो पानी पोल्यूट हो जाता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब पानी से मिल जाता है तो पानी पोल्यूट हो जाता है। इकोनॉमिकल क्राइसिस, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैन लीड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस, प्रोफाउंडली इम्पैक्ट ह्यूमन लाइव्स। तो पानी अगर पोल्यूट होगा तो अल्टीमेटली किसको इम्पैक्ट पहुंचाएगा? ह्यूमन लाइव्स को। तो हिस्टोरिकल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, इंडिया में बहुत पहले से ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, स्टोन डैम, रिजर्वायर, कैनल्स। तो इंडिया में बहुत पहले से ही डैम बनाया जाता था, रिजर्वायर बनाया जाता था, कैनल्स बनाया जाता था। फर्स्ट सेंचुरी बीसी में श्री श्रृंगावेरपुरा नियर इलाहाबाद, वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रोड्यूस बनाया गया था गंगा फ्लड वाटर से। तो वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी को जमा किया जाता था, गंगा का जो फ्लड होता था, फ्लड का पानी से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में यूज होता था, पानी जमा करते थे लोग फर्स्ट सेंचुरी बीसी में ही इलाहाबाद में। मौर्य नेरा में बहुत ही ज्यादा डैम बनाया गया, लेक्स बनाया गया, इरिगेशन सिस्टम बनाया गया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम। लेटर स्टेजेस में क्या हुआ? 11th सेंचुरी में भोपाल लेक एंड 14th सेंचुरी में हौस खास टैंक दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, फिर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, डैम्स। डैम क्या है? बैरियर है अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट रिटर्स फ्लो। अगर पानी बह रहा है, अगर हम उसको क्या करें, उस फ्लो को रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं डैम। ये किस लिए बनाया जाता है? मेनली इरिगेशन के लिए। ठीक है, इरिगेशन से ऊपर भी हम और किस में इसका यूज करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था इसको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि डैम से एक तो हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में भी यूज कर रहे हैं। तो एग्जांपल में भाखरा नांगल प्रोजेक्ट सतलज ब्यास रिवर में जो बनाया गया है, उससे एक तो पावर और इरिगेशन होता है, और हीराकुंड प्रोजेक्ट, उसी नदी के हीराकुंड प्रोजेक्ट से क्या होता है? फ्लड कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इन सब में डैम वगैरह है। तो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ट्रेडिशनल मेथड्स, तो हम सब के घरों में तो बारिश का पानी हम जमा करते ही है, उसी को बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये टेक्निक सॉइल टाइप्स और रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, कितना बारिश होता है कितना नहीं होता है, सॉइल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। माउंटेन रीजन्स में डाइवर्सन चैनल्स लाइक गल्स एंड कोल्स इन दी वेस्टर्न हिमालयस वर बिल्ट। वेस्टर्न हिमालय में गोल्स, कर्ल्स, ये सब बनाया जाता है, पानी को डाइवर्स करके ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, एरिड रीजन में एग्रीकल्चरल फील्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू स्टोरेज स्ट्रक्चर्स लाइक खादिन्स। तो एग्रीकल्चरल फील्ड्स को
वाटर स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जैसलमेर, जोहाज, इन सब में, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी बारिश कम होता है। फ्लड प्लेन्स इन बंगाल, इनलैंड चैनल्स वे डेवलप ड्यू टू इरिगेट फील्ड्स, तो चैनल्स बनाया जाता है इरिगेशन के लिए बंगाल में। तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो ऐसे रूफ में ऐसे पाइप लगा करके पानी को जमा करते हैं, उसी को बोला जाता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, स्लोपिंग रूफ्स आर चैनल थ्रू पाइप्स, तो स्लोपिंग रूफ में पाइप लगा करके इसका यूज होता है, जहाँ पे ऐसे पानी को जहाँ पे टैंक में जमा करते हैं उस टैंक को बोला जाता है टंकास, ठीक है। तो ये पानी बहुत ही ज्यादा प्योर माना जाता है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, समर में बहुत रिलायबल रिसोर्स का काम करते हैं। यह प्रैक्टिस पहले वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी कम हो चुका है, फिर भी कई जगह अभी भी मेंटेन है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट, तमिलनाडु पहला स्टेट है जहां पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, कंपलसरी है, हर घर में ये होना चाहिए, ठीक है। तो सक्सेसफुल एडॉप्शन कहां पे हुआ है, गेंदाथुर कर्नाटका, रिमोट विलेज वेयर 200 हाउसहोल्ड्स हैव इंस्टॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्टिंग नियरली 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर एनुअली। तो कर्नाटका में 1 लाख लीटर्स लोग एनुअली कलेक्ट करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करके। शिलोंग मेघालय में बारिश बहुत ज्यादा होता है, फिर भी पानी कम, पानी का शॉर्टेज है वहां पे, इसलिए लोग रेन वाटर रूफटॉप हार्वेस्टिंग का प्रैक्टिस करते हैं वहां पे भी। बैम्बू टिप इरिगेशन, मेघालय में 200 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन यूजेस बैम्बू पाइप्स, बैम्बू का पाइप यूज करते हैं जहां से टुप 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 ऐसे पानी को जमा करते हैं लोग, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, जल जीवन मिशन जेजेएम, तो ये किस लिए बनाया गया था, हर एक रूरल हाउस होल्ड में, रूरल एरिया में हर घर में लोगों को अच्छा पानी मिलना चाहिए, इसी के कारण ये योजना बनाया गया था, ठीक है। 55 लीटर्स ऑफ पोर्टेबल पाइप वाटर पर कैपिटा पर डे रेगुलरली मिलना चाहिए, हर घर, हर इंसान को हर दिन 55 लीटर्स ऑफ पानी मिलना चाहिए। अटल भूजल योजना, तो ये भूजल मतलब ग्राउंड वाटर, इसके ऊपर ही ये था, ठीक है। फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन इन वाटर स्ट्रेस ग्राम पंचायत अक्रॉस 7 स्टेट्स। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये क्या है, तो ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, इरिगेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका एक मोटो भी है, पर ड्रॉप पर मोर क्रॉप, एक ड्रॉप से ज्यादा क्रॉप, मतलब अल्टीमेटली इरिगेशन से ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है, ये योजना जुड़ा हुआ है। तो यही था वाटर रिसोर्स चैप्टर में। अभी हम आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर में। ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड वी कंज्यूम एंड प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। तो फूड के लिए ये क्या है, प्राइमरी सोर्स, और बहुत इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक बैकबोन, 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इंडिया में जितना भी लोग हैं उनमें से 2/3 पीपल एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। एक्सपोर्ट्स, प्रोडक्ट्स सच एज टी, कॉफी एंड स्पाइसेस आर सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स फॉर द कंट्री। इंडिया से बाहर देश में टी एक्सपोर्ट होता है, कॉफी एक्सपोर्ट होता है, स्पाइसेस एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। Types of farming: subsistence farming, primitive subsistence farming practiced on the small patches of land using primitive tool, hoe, dhow, digging sticks. It is a slash and burn agriculture known as zooming in northeast India that relies on monsoons and natural soil fertility. तो ये एक सिंपल सा फार्मिंग है जो मेनली प्रिमिटिव टूल, जो हमारा नॉर्मल टूल है उससे ये एग्रीकल्चर करते हैं, दाव वगैरह, जो ये दाव होता है ना, डिगिंग स्टिक्स, इन सब से। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेनली हमको जूम फार्मिंग देखने को मिलता है, एक एरिया को जला करके जो फार्मिंग करते हैं, जला करके उसके बाद उसमें फार्मिंग किया जाता है, तो ये मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये ज्यादा होता है। एक होता है इंटेंसिव सस्टेंशियस फार्मिंग प्रैक्टिस इन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव इन यूज हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स। तो यहाँ पे बायोकेमिकल इनपुट्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए यहाँ पे टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन फ्रॉम लिमिटेड लैंड। तो लिमिटेड लैंड में अगर हमको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए
तो बायोकेमिकल का यूज चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए, ठीक है। तो ये है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। Types of farming: commercial farming, modern inputs characterized by the use of high yielding variety, HY, V seeds, chemical fertilizers and pesticides to achieve high productivity, ठीक है। फिर आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप, टी, ये सब ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स एंड माइग्रेंट लेबर। तो यहाँ पे लेबर, बाहर का लेबर यूज करके क्या करते हैं, प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है। मेनली टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, ये सब में। तो ये मेनली कमर्शियल फार्मिंग है, क्योंकि टी, कॉफी ये सब हम घर के यूज के लिए नहीं, कमर्शियल बेसिस, कमर्शियल कारण से हम इसका फार्मिंग ज्यादा करते हैं। Infrastructure success depends on a well-developed network of transport and communication connecting plantations to processing industries and markets. तो कमर्शियल फार्मिंग में हमको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क डेवलप्ड होना चाहिए। हमने यहाँ पे टी प्रोड्यूस किया फॉर एग्जांपल, तो इसको अगर बाहर हमको बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट अच्छा होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होना पड़ेगा, तभी हम बाहर हम इसको बेच सकते हैं, है ना। इंडिया क्रॉपिंग पैटर्न, इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, रबी सीजन। रबी सीजन कब देखने को मिलता है, विंटर में, विंटर में अक्टूबर दिसंबर में, जहां पे मेनली एंड हार्वेस्टेड इन समर। तो विंटर में इसका बीज सोन किया जाता है, ठीक है, और ये कंप्लीट कब होता है, समर में। तो रबी सीजन, तो विंटर से समर। तो यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है, वेट, बार्ली, पीएस, ग्राम, ये सब इंक्लूडेड है। फिर खरीफ सीजन, तो ये समर में स्टार्ट होता है, ग्रोन इन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर में ये खत्म होता है। यहाँ पे पेडी, मेज, जोआर ये सब आते हैं, ठीक है। फिर जैद सीजन, अ शॉर्ट समर सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ। क्रॉप्स इंक्लूडेड वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर। तो ये सब रबी और खरीफ सीजन के बीच में एक शॉर्ट समर सीजन होता है, वहां पे ये प्रोड्यूस किया जाता है, तो मेनली वाटरमेलन वगैरह। फिर मेजर फूड क्रॉप्स, राइस एंड व्हीट। राइस द स्टेपल फूड क्रॉप फॉर मोस्ट इंडियंस। तो राइस बहुत ही ज्यादा हमारे इंडियंस यूज करते हैं। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली, वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम राइस का। ये क्या है, खरीफ क्रॉप है, जो समर में स्टार्ट हुआ था, सितंबर अक्टूबर में खत्म होता है, ठीक है। एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो इसके लिए एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। वेट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरियल एंड मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ। तो नॉर्थ साइड में और नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज अ रबी क्रॉप। ये क्या है, रबी क्रॉप है, जहां पे कूल ग्रोइंग सीजन, ग्रोइंग के लिए कूल सीजन चाहिए। 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए। तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 50 टू 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। फिर मेजर फूड क्रॉप्स, मिलेज, मेज एंड पल्सेस। मिलेज इंक्लूड ज्वार, बाजरा एंड रागी। बाजरे का रोटी ये सब आप लोगों ने सुना ही होगा, तो ये इंक्लूडेड है। दिस कोर्स ग्रेन्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसका न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। रागी इज रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, रागी में हमको आयरन और कैल्शियम ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। मेज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फूडर। तो मेज फूड और फूडर दोनों तरीके से यूज होता है। ये भी क्या है, खारिफ क्रॉप है, जो ओल्ड एलोवियल सॉइल में ज्यादा उगते हैं, ठीक है। पल्सेस, दाल, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इंडिया, इंडिया में दाल सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और कंज्यूम भी सब लोग करते हैं दाल, ठीक है। दे आर अ मेजर प्रोटीन सोर्स, दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, पल्सेस में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। एल लेजुमिनस क्रॉप्स हेल्प रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन फिक्स करके सॉइल का फर्टिलिटी रिस्टोर करते हैं। फिर फूड क्रॉप्स एंड अदर देन ग्राम्स, sugarcane, a tropical and subtropical crop that grows well in hot, humid climates. तो sugarcane tropical and subtropical crop है, जो humid, hot climate में प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद ही हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सुगरकेन का। ऑयल सीड्स कवर 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया। ऑयल सीड्स टोटल क्रॉप एरिया का 12% कवर करता है। मेजर सीड्स इंक्लूड ग्राउंड नट,
मस्टर्ड एंड लिंसाइड। तो सरसों का खेती आप लोगों ने देखा ही होगा, येलो कलर का। तो ये क्या है? ऑयल सीड्स, ठीक है। तो मेनली ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है? ग्राउंडनट आता है, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल हम यूज करते हैं वो, ठीक है। दे आर यूज एज कुकिंग मीडियम्स, तो उससे हम कुकिंग भी करते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूज आता है। बेवरेज क्रॉप्स, बेवरेज पीने के लिए, तो पीने के लिए अलग मत सोचना। तो टी प्लांटेशन एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड अबंडेंट चीप स्किल लेबर, तो स्किल लेबर होना चाहिए टी प्लांटेशन के लिए। एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस, तो सॉइल में ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो ज्यादा होना चाहिए। कॉफी, इंडियन अरेबिका कॉफी इज ग्लोबली रिनोन्ड इट्स क्वालिटी, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। इंडियन इंडियन अरेबिका कॉफी का क्वालिटी बहुत ज्यादा होता है, वर्ल्ड में अच्छा होता है क्वालिटी। हॉर्टिकल्चर, इंडिया इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट्स, फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा उगते हैं इंडिया में, वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा उगता है। तो इंडिया का हॉर्टिकल्चर बहुत ही ज्यादा है, मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया इन सब का। नॉन फूड क्रॉप्स, कुछ ऐसे भी क्रॉप्स है जो फूड नहीं है, जो हम नहीं खाते हैं, ठीक है। उनमें से एक क्या है? रबर। इक्वेटोरियल क्रॉप ग्रोन इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ये ग्रोन होता है, जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए और 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, कॉटन भी बहुत प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रोज वेल इन द ब्लैक कॉटन सॉइल, वेल ब्लैक कॉटन सॉइल में, तो नाम में ही कॉटन आता है इसका। ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू का ब्लैक सॉइल जिसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, उसमें ज्यादा ये प्रोड्यूस किया जाता है। 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन, तो ज्यादा सनशाइन चाहिए यहाँ पे। जूट, नोन एज गोल्डन फाइबर, तो जूट को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर, ठीक है। बैग वगैरह बनाते हैं इससे। इट ग्रोज एंड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स, तो फ्लड प्लेन्स में ये ज्यादा ग्रोन किया जाता है। नेचुरल सिल्क्स ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म के कुकुन से ये ऑब्टेन किया जाता है नेचुरल सिल्क। फेड ऑन मलबरी लीव्स, तो मलबरी लीव्स में ये करते हैं, इसको हम सेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। Technological and institutions reforms. Post-independence reforms priority was given to land reforms, collectivization, consolidation of holdings and abolition of जमींदारी system. तो ये सब किया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, ठीक है। इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में कुछ रिफॉर्म्स लाया गया था, जिनमें से लैंड रिफॉर्म्स था, जमींदारी को एबॉलिश किया गया था, ठीक है, ये सब किया गया था। मेजर स्ट्रेटेजीज, द ग्रीन रिवॉल्यूशन, पैकेज टेक्नोलॉजी, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में आया था, ठीक है। एंड व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड वेयर इनिशिएटेड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये रिवॉल्यूशन लाया गया था। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s एंड 90s, 1980s और 90s में इंट्रोड्यूस किया गया था कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट। इनमें क्या होता है? इंक्लूडिंग क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप को इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी एस्टैब्लिश किया गया था, ताकि किसानों को लोन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फार्मर बेनिफिट स्कीम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, ये इंट्रोड्यूस किया गया था फार्मर के बेनिफिट्स के लिए। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पाइस, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। स्पेशल वेदर बुलेटिन, ये द वुडन ग्रामदान मूवमेंट, ये क्या है? वुडलेस रिवॉल्यूशन इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे, इसका इनिशिएशन किसने किया था? विनोबा भावे ने। हु sought to address landlessness through voluntary land donations, जिसने क्या किया था? जिसका लैंड नहीं है, वॉलेंटरी लैंड डोनेशन से लैंड का डोनेशन किया था, ठीक है। भूदान, इंडिविजुअल लैंड ओनर्स लाइक श्री रामचंद्र रेड्डी डोनेटिंग लैंड टू लैंडलेस, तो रामचंद्र रेड्डी जैसे लैंड ओनर्स ने क्या किया था? लैंड का डोनेशन किया था, जिसके पास जमीन नहीं है, इसको हम बोलते हैं भूदान। ग्रामदान, जमींदार ऑफरिंग टू डिस्ट्रीब्यूट एंटायर विलेजेस अमंग द लैंडलेस, जमींदार यहाँ पे क्या करता है? ग्रामदान मतलब एक गांव को दान दे देता है, जमींदार लैंडलेस को पूरा एंटायर विलेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो यही था चौथा चैप्टर। इसके बाद आता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, ठीक है, बहुत मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं इंडिया में।
तो इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स डेफिनेशन क्या है? जियोलॉजिस्ट डिफाइन अ मिनरल एज अ होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है ये, जो होमोजेनियस है और एक डिफाइनेबल, एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे इनविजिबल नहीं है, हम इसको देखते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इनडिस्पेंसिबिलिटी, मिनरल्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। मिनरल्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। एवरीथिंग फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ बिग शिप इज मेड ऑफ देम। एक छोटा पिन को लेके एक बड़ा जहाज, सब कुछ यही से बनता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट ओकर विदाउट मिनरल्स। मिनरल्स के मिनरल्स को छोड़ के हम लाइफ का प्रोसेस हम नहीं कर सकते। ऑल्दो दे रिप्रेजेंट 0.3% ऑफ न्यूट्रिएंट इंटेक, दे आर वाइटल फॉर यूटिलाइजिंग 99.7% फूडस्टफ्स। ठीक है, तो बहुत कम है लेकिन बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। ऑकरेंस, दे आर फाउंड इन ओर्स व्हिच आर accumulation of minerals mixed with other elements and sufficient concentration to be commercially viable। तो मिनरल हमको कहाँ पे मिलता है? मेनली ओर में। ठीक है, ओर क्या है? जहां पे नेचुरली हमको ओर मिलता है, ओर से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, तो पहला आता है मेटेलिक मिनरल, मेटल। फेरस, ठीक है, कंटेनिंग आयरन। फेरस में क्या मिलता है? आयरन मिलता है। एग्जाम्पल आयरन ओर, मैंगनीज, निकेल, ये सब। फिर नॉन फेरस, नॉन फेरस क्या है? कॉपर, लीड, टीन, बॉक्साइट, ये सब नॉन फेरस है। प्रीशियस क्या है? सबको मालूम ही है प्रीशियस, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, बहुत ज्यादा प्रीशियस है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स में क्या आता है? माइका, सॉल्ट, पोटेश, सल्फर, लाइमस्टोन। एनर्जी मिनरल्स में क्या आता है? कोल, पेट्रोल, इससे हम क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मोड्स ऑफ ऑकरेंस, वेन्स एंड लोड्स, फाउंड इन क्रैक्स एंड फॉल्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स, इन सब के जो क्रैक्स होता है और फॉल्स होता है उसमें ज्यादा मिलते हैं वेन्स, ज्यादा मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? टीन, कॉपर, जिंक, ये सब। बेड्स ऑफ लेयर्स, तो बेड्स ऑफ लेयर ओकर इन सेडिमेंटरी रॉक्स थ्रू डिपोजिशन एंड एक्यूमुलेशन। तो जो सेडिमेंटरी रॉक्स है, सेडिमेंट से जो रॉक्स बना है उसका जो उसको उसका डिपोजिशन से, डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन से हमको मिलता है ये। क्या क्या मिलता है इसमें? कोल, आयरन और जिप्सम, ये सब। डिकम्पोजिशन, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर मटेरियल कंटेनिंग ओर्स, बॉक्साइट, तो यहाँ पे बॉक्साइट ऐसे मिलते हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स, एलुवियल डिपॉजिट्स इन वैली फ्लोर्स एंड हिल बेसिस कंटेनिंग मिनरल्स नॉट कोरोडेड बाय वाटर। तो एलुवियल डिपॉजिट्स इन वैली, वैली एरिया में जो एलुवियल डिपॉजिट है जो वाटर से कोरोड नहीं होता है, वहां पे हमको क्या मिलता है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये मिलता है, प्रेशियस मेटल। ओशनिक रिसोर्सेस, ओशन से क्या रिसोर्स मिलता है? मेनली तो सॉल्ट मिलता ही है, ओशन का पानी नमकीन होता है। मैग्नीशियम, ब्रोमीन, वाटर फ्रॉम ब्रोमीन फ्रॉम वाटर, मैंगनीज नोड्यूल्स फ्रॉम ओशन बेल्ट्स, ये सब हमको मिलता है। तो फेरस मिनरल्स, आयरन ओर एंड मैंगनीज। तो फेरस मिनरल, आयरन और मैंगनीज। आयरन ओर क्या है? द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आयरन, है ना। तो मैग्नेटाइट, फाइनेस्ट ओर विथ 70% आयरन कंटेंट। तो मैग्नेटाइट क्या है? एक आयरन ओर है जहां पे हमको 70% तक आयरन कंटेंट मिल जाता है। हेमेटाइट क्या है? इंडस्ट्रियल ओर है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर है। हेमेटाइट में हमको 50 to 60% आयरन मिलता है। मेजर बेल्ट्स कहाँ कहाँ ज्यादा मिलता है? उड़ीसा, झारखंड में ज्यादा मिलता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर में ज्यादा मिलता है। बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्का, मंगलुरु, टुमाकुरु, इन सब में मिलता है। महाराष्ट्र, गोवा, इन सब में मिलता है। मैंगनीज प्राइमरीली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील। तो स्टील मैन्युफैक्चर के लिए मैंगनीज का यूज होता है। फेरो मैंगनीज एलॉयज के लिए यूज होता है। 10 kg नीडेड फॉर 1 ton ऑफ स्टील। तो 1 ton स्टील में 10 kg मैंगनीज जरूरी होता है। ठीक है। नॉन फेरस मिनरल्स, कॉपर एंड बॉक्साइट। इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट, इंडिया में ये कम है। कॉपर बहुत ही ज्यादा कम है इंडिया में।
इट इज मेलिएबल। कॉपर क्या है? मेलिएबल। मेलिएबल मतलब हम पीट पीट के इसको प्लेन शीट जैसा बना सकते हैं। क्या है? गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कंडक्ट होता है। मेनली इलेक्ट्रिकल केबल्स में कॉपर का यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर्स, लीडिंग प्रोड्यूसर्स क्या क्या है? बालाघाट एमपी, खेतरी राजस्थान एंड सिंहभूम झारखंड। बॉक्साइट क्या है? फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स डिकम्पोज हो के ये बनता है, जहाँ पे एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स बहुत ज्यादा होता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का ऑब्टेन, एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है। इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन विथ एक्सट्रीम लाइटनेस, तो इसमें आयरन का ही स्ट्रेंथ मिलता है और बहुत ही ज्यादा लाइट होता है और कंडक्टिविटी हाई होता है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर नॉन मेटेलिक एंड रॉक मिनरल्स, माइका। नॉन मेटेलिक रॉक मिनरल्स में क्या, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या आता है? माइका, मेड ऑफ प्लेट्स एंड लीव्स दैट स्प्लिट इनटू थिन सिल्क्स, लीव्स वगैरह से बनता है ये। इट इज इनडिस्पेंसेबल टू इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है। और इसका क्या होता है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, करंट ट्रांसफर नहीं होता। डिपॉजिट्स कहाँ पे मिलता है इसका? छोटा नागपुर प्लेट्यू में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। लाइमस्टोन एसोसिएटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट्स इन सेडिमेंटरी रॉक्स, लाइमस्टोन में बहुत ही ज्यादा हमको क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये मेनली सेडिमेंटरी रॉक्स है। इट इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन बहुत ही ज्यादा यूज होता है। सीमेंट हमारे घर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर, आयरन ओर के स्मेल्टिंग के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। Hazards of mining and conservation. Mining hazards, known as killer industry due to dust and fumes causing preliminary disease, risks of mine collapse, fires, water, soil pollution। तो माइनिंग से क्या हो सकता है? डिजीज हो सकता है, ठीक है, दस्त वगैरह से, माइन कोलैप्स हो सकता है, फायर वगैरह हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है। माइनरल फॉर्मेशन इज इनक्रेडिबली स्लो व्हाइल कंजम्पशन इज रैपिड। तो रिसोर्सेस आर फाइनाइट, रिसोर्सेस बहुत ही ज्यादा कम है और क्या है? नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू नहीं होता। ठीक है, इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है। स्ट्रेटेजीज क्या है? इंप्रूव टेक्नोलॉजी फॉर लो ग्रेड ओर्स, लो ग्रेड ओर्स के लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना चाहिए। रिसाइकलिंग मेटल्स, मेटल्स का रिसाइकलिंग करना चाहिए। स्क्रैप मेटल्स का यूज करना चाहिए और फाइंडिंग सब्सटीट्यूट्स, तो सब्सटीट्यूट्स यूज करना चाहिए। मान लीजिए कोल, तो कोल छोड़ के हम वाटर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, कोल से हम पावर जनरेट करते हैं, तो कोल ना यूज करके हम सोलर एनर्जी यूज करके भी हम पावर जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे सब्सटीट्यूट भी हमको ढूंढना चाहिए। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, कोल एंड पेट्रोलियम, द मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल इन इंडिया। तो ये मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल है इंडिया का, क्या? कोल। टाइप्स क्या? पिट लो कार्बन, लिग्नाइट ब्राउन कोल इन नई वैली। तो पीट में लो कार्बन मिलता है, नई वैली में ब्राउन कोल मिलता है जिसको हम लिग्नाइट बोलते हैं। बिटुमिनस जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, एंड एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी सबसे अच्छा है एंथ्रासाइट का। पेट्रोलियम नेक्स्ट मेजर सोर्स, पेट्रोलियम ही बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, गाड़ी वगैरह पेट्रोलियम से ही हम अभी भी चलाते हैं ज्यादातर। प्रोवाइड्स फ्यूल, फ्यूल बनता है, लुब्रिकेंट्स बनाते हैं इससे, रॉ मटेरियल्स बनाते हैं सिंथेटिक टेक्सटाइल्स के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो मेजर फील्ड्स कहाँ पे है? मुंबई हाई में है, मुंबई, अंकलेश्वर गुजरात में है और दिग्बोय असम, ये सब है मेजर ऑयल फील्ड्स। ठीक है, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस क्या है? क्लीनर फ्यूल यूज फॉर पावर, पावर जनरेशन के लिए क्लीनर फ्यूल है। ठीक है, इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ट्रांसपोर्ट सीएनजी गाड़ी अच्छा होता है एनवायरमेंट के लिए भी। द एचवीजी पाइपलाइन 1700 इज अ मेजर आर्टरी फॉर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इससे इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो एक मेजर पाइपलाइन है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो जनरेटेड बाय रिन्यूएबल फास्ट फ्लोइंग वाटर, तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो एग्जांपल भाखरा नांगल। थर्मल, जो कोल यूज करके हम पावर जनरेट करते हैं वो होता है थर्मल एनर्जी, तो कोल और पेट्रोलियम से इसका जनरेशन होता है। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेशनल कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज
न्यूक्लियर और एटॉमिक। तो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके भी हम पावर जनरेट कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें मेनली यूरेनियम का यूज होता है, थोरियम का यूज होता है, ठीक है। तो यूजेस यूरेनियम एंड थोरियम फ्रॉम झारखंड, राजस्थान एंड मोनेजाइट एंड सैंड्स इन केरला। सोलर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी पॉपुलराइज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में सोलर एनर्जी यूज होता है, ठीक है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फायरवुड। तो फायरवुड को यूज कम करने के लिए सोलर एनर्जी रूरल एरियाज में बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। विंड, लार्जेस्ट फार्म क्लस्टर इन तमिलनाडु। तो विंड तो ऐसे पंखा जैसा होता है, ठीक है, वो घूम घूम के पावर जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, विंड एनर्जी। बायोगैस, एनिमल वेस्ट से ये गोबर गैस प्लांट्स। तो मेनली एनिमल वेस्ट, रूरल इंडिया में ये एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। क्वालिटी मैन्योर, क्वालिटी भी अच्छा है। टाइडल, यूटिलाइजिंग ओशनिक टाइड्स, ओशन का जो टाइड्स, समुद्र का जो टाइड्स आता है उससे ये एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कच्छ में ये देखने को मिलता है। जियोथर्मल, यूजिंग हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर, अर्थ का जो इंटीरियर है उसका हीट यूज करके जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स, पार्वती वैली, इन सब में एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हमको देखने को मिला है, ठीक है। कंजर्वेशन एनर्जी रिसोर्स सस्टेनेबल पाथ रिक्वायर्स इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिग्यूरस एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा यूज करेंगे तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कम होगा, जहां से फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूज कर सकते हैं। एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट एनवायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होता है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सब एक एक बाइक लेके जाने से अच्छा हम एक बस में सब लोग चले जाते हैं तो एनर्जी का यूज कम होगा। स्विचिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज, तो अगर हम यूज नहीं करते तो इलेक्ट्रिसिटी का स्विच वगैरह ऑफ कर दीजिए। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, ठीक है। कोर प्रिंसिपल, एनर्जी सेव इज एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी हम जितना सेव करेंगे उतना ही एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये है कोर प्रिंसिपल। तो यही था इस चैप्टर में। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जहाँ पे हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मान लीजिए पेपर फ्रॉम वुड, वुड से हमने क्या बनाया, पेपर बनाया, पेपर का मैन्युफैक्चर किया। शुगर केन से हमने क्या बनाया, शुगर। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, एक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स। तो पेपर के लिए रॉ मटेरियल क्या है, वुड। शुगर के लिए रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन, ठीक है। रॉ मटेरियल से अगर हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। इकोनॉमिक सेक्टर, इट फॉल्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है। ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक्स में इसका डिस्कशन किया हुआ है, क्या होता है सेकेंडरी एक्टिविटीज। पर प्राइमरी मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड, तो मेनली हमने ये प्राइमरी, तो ये शुगर केन क्या है, प्राइमरी, उससे हमने मैन्युफैक्चर किया, तो ये क्या है, सेकेंडरी, ठीक है। इससे हमने क्या बनाया, फिनिश गुड्स। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड द प्राइमरी मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अगर एक देश में मैन्युफैक्चरिंग जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, देश का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अच्छा होगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, इट मॉडर्नाइज agriculture and reduces the heavy dependence on agricultural income by providing jobs in secondary and tertiary sector। जो पहले हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर ही लोग, एग्रीकल्चर से ही लोग जुड़ा हुआ था, तो जितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज डेवलप होगा उतना लोग उसमें जॉब, जो लोगों को उसमें जॉब मिलेगा, ठीक है। तो टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर्स में जॉब्स प्रोवाइड होगा, तो एग्रीकल्चर में जो ज्यादा डिपेंडेंसी था वो कम हो जाएगा, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर द इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, पोवर्टी रिड्यूस होता है, गरीबी कम होता है। हेल्प्स रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। तो बैकवर्ड एरियाज में अगर हमने इंडस्ट्री खोल दिया तो जो रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल जो रीजन रीजन की वजह से जो उन लोगों को नुकसान, उन लोगों को परेशानी होता था वो कम हो जाएगा। ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपांड ट्रेड एंड ब्रिंग्स द वाइटल फॉरेन एक्सचेंज।
तो फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होता है अगर हम बाहर इसका एक्सपोर्ट करते हैं। प्रॉस्परस कंट्रीज आर दोज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू हाई वैल्यूड फिनिश गुड्स। तो जो कंट्री हाई वैल्यूड फिनिश गुड्स बनाते हैं रॉ मटेरियल्स यूज करके, वही कंट्री प्रॉस्परस कंट्री, अमीर बन चुका है। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कनेक्शन, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री कैसे जुड़ा हुआ है। दिस सेक्टर्स आर नॉट एक्सक्लूसिव बट मूव हैंड इन हैंड। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये दोनों ऐसे दूर दूर नहीं रहते हैं, हाथ पकड़ के एक साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एग्रो इंडस्ट्रीज, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज को हम एग्रो इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय प्रोवाइडिंग इनपुट लाइक इरिगेशन पंप्स। इरिगेशन पंप्स आने के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा। फर्टिलाइजर्स आने के बाद एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ा। तो इन सब से क्या हुआ, एग्रीकल्चर और ज्यादा बूस्ट हुआ। ग्लोबल कंपटीशन, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन इंडस्ट्री मस्ट बी एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। तो वर्ल्ड के दूसरे इकोनॉमी से हमको कंपटीशन करने के लिए हमारा इंडस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए, है ना। मैन्युफैक्चर गुड्स मस्ट मैच इंटरनेशनल क्वालिटी, इंटरनेशनल क्वालिटी को मैच करना चाहिए हमारा इंडियन गुड्स को भी। ठीक है, ताकि तभी हम ग्लोबली कॉम्पीट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है, कॉटन। ठीक है, कॉटन क्योंकि हम प्रोड्यूस करते हैं। ऊल, जूट, सिल्क, रबर, सुगर, एडिबल ऑयल, ये सब हम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थ्रू एग्रीकल्चर, खेती करके ये सब हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इसको एग्रो बेस्ड बोलते हैं। मिनरल बेस्ड, मिनरल से जो इंडस्ट्री बनता है जैसे कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, ये मिनरल्स यूज करके हम, मिनरल के बेसिस पे ये इंडस्ट्री बनता है। ठीक है। सप्लाई प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर गुड्स, तो सप्लाई प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर गुड्स, तो कुछ ऐसा भी है कि रॉ मटेरियल्स दूसरे इंडस्ट्री, तो एक फिनिश गुड्स दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स भी बन सकता है। ठीक है। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज, तो ये क्या है, प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज, तो ये जो गुड्स है ये हम डायरेक्टली यूज करते हैं। सुगर हम डायरेक्टली यूज करते हैं, फैंस हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ये है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज जो कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करते हैं। साबुन बनाया, साबुन हमने डायरेक्टली यूज किया। ये सब क्या है, आयरन, आयरन क्या है, दूसरे इंडस्ट्रीज अभी और इसका यूज करेंगे। लाइमस्टोन, दूसरे सीमेंट फैक्ट्री इसका यूज करेंगे। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज हैं और ये सब कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज करेंटली हैव अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 1 करोड़ रुपीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के पास अभी कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है, 1 करोड़ रुपीज। ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, इसका ओनरशिप किसके पास है, गवर्नमेंट के पास मेनली, जैसे भेल सेल। प्राइवेट सेक्टर जिसका ओनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल के पास है, प्राइवेट कंपनियां, टिस्को, बजाज ऑटो। जॉइंट सेक्टर जो पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके इस सेक्टर को ओन करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, ये है कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, इसका यूनिक पोजीशन है, क्यों, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द ओनली one in India that is self-reliant and complete in the value chain from raw material to the highest value-added products। तो ये highest value-added products है। ठीक है। रॉ मटेरियल्स मतलब कंप्लीट वैल्यू चेन इससे हमको मिलता है। ठीक है। सेल्फ रिलायंट है। कॉटन टेक्सटाइल्स हिस्टोरिकली कंसेंट्रेटेड इन महाराष्ट्र, हिस्ट्री में अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र में ही कॉन्सेंट्रेटेड था पहले, एंड गुजरात और महाराष्ट्र में ही कॉन्सेंट्रेटेड था। तो रॉ कॉटन अवेलेबल थी क्योंकि यहाँ पे रॉ कॉटन ज्यादा मिलता था, मार्केट्स एंड मॉइस्ट क्लाइमेट भी मिलता था यहाँ पे। इट हैज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल्स एंड इंजीनियरिंग, तो ये केमिकल एंड इंजीनियरिंग से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। जूट टेक्सटाइल, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है रॉ जूट का। ठीक है। मोस्ट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, सबसे ज्यादा मिल वेस्ट बंगाल में है, along with हुगली रिवर के पास। ठीक है।
ड्यू टू इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है हुगली रिवर से, और जूट ग्रोइंग एरियाज का प्रॉक्सिमिटी भी जूट ग्रोइंग एरिया से ज्यादा है। शुगर इंडस्ट्री ग्लोबल स्टैंडिंग में अगर हम देखते हैं तो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरे स्थान में आते हैं शुगर, ठीक है। फर्स्ट इन गुड़, लेकिन गुड़ प्रोडक्शन में हम पहले पहले स्थान पे आते हैं। खंडस्तरी प्रोडक्शन में भी हम पहले स्थान में आते हैं, फर्स्ट रैंक में। लोकेशनल फैक्टर्स इन सुगर केन इज bulky in its sucrose content reduces during haulage. Mills are located near growing areas. तो जहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस होता है उसी के नियर ही शुगर इंडस्ट्रीज ज्यादा बनाया जाता है, ठीक है। Shift to southwest. Recently, mills have shifted toward the Maharashtra and southern states because the cooler climate ensures a longer crushing season. तो यहाँ पे कूलर सीजन है, तो क्रशिंग सीजन ज्यादा देर तक हम इसको क्रश कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये शिफ्ट हो गया। एंड केन हैज हायर सुक्रोज कंटेंट, और शुगर केन में सुक्रोज कंटेंट बॉडी ज्यादा है। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील बेसिक इंडस्ट्री, इट इज फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्री, हैवी मीडियम एंड लाइट दैट डिपेंड ऑन इट फॉर मशीनरी, ठीक है। तो मिनरल इंडस्ट्रीज में मेन क्या होता है, आयरन एंड स्टील। ये क्या है, फाउंडेशन फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज। तो मेनली हर एक इंडस्ट्री आयरन और स्टील से ही जुड़ा हुआ है। स्टेटस इंडेक्स, स्टील प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो स्टील प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक कंट्री के डेवलपमेंट का इंडेक्स माना जाता है। एक कंट्री का डेवलपमेंट कौन शो करता है, स्टील प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। चौथा, नागपुर प्रोड्यूस, द रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है स्टील प्लांट्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट आयरन कोर मिलता है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी एंड चीप लेबर भी यहाँ पे चीप मिलता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एंड chemical industries, aluminum smelting, the second most important metallurgical industry in India। तो ये second most important है, ठीक है। पहला तो आ गया स्टील और आयरन। ये क्या है, लाइट है, कोरोशन रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोरोशन नहीं होता है। एंड यूज एज सब्सटीट्यूट फॉर स्टील, स्टील और कॉपर का सब्सटीट्यूट के तौर पर ये यूज होता है, कहाँ पे, एयरक्राफ्ट और यूटेंसिल्स में। एल्यूमिनियम का बर्तन वगैरह आप लोगों ने देखा ही होगा। केमिकल इंडस्ट्री, फास्ट ग्रोइंग सेक्टर कंप्राइजिंग इनऑर्गेनिक एसिड, अल्कालीज एंड ऑर्गेनिक पेट्रोकेमिकल्स। तो केमिकल इंडस्ट्री में मेनली हमको पेट्रोकेमिकल मतलब ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल, इन सब का एक इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, फर्टिलाइजर्स सेंटर्ड ऑन नाइट्रोजन, यूरिया, फॉस्फेटिक, complex fertilizers. India must import all potash as it has no commercial reserves. इंडिया में पोटास नहीं है तो हमको ये बाहर से मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स कहाँ पे आता है, केमिकल इंडस्ट्री में आता है। फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, तो मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर में क्या आता है, सीमेंट। ये क्या है, एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो हर घर बनाने के लिए सीमेंट तो जरूरी ही है आजकल। रिक्वायर्स बाल्की रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। तो ये सब चाहिए सीमेंट बनाने के लिए, लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, जिप्सम चाहिए। ऑटोमोबाइल, क्विक ट्रांसपोर्ट फॉर गुड्स एंड पैसेंजर्स। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड पैसेंजर्स का क्विक ट्रांसपोर्ट। द इंडस्ट्री ग्रू सिग्निफिकेंटली आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद ये ग्रू हुआ है बहुत ही ज्यादा विद न्यू कंटेम्पररी मॉडल्स। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कवर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर्स टू कंप्यूटर्स। तो छोटा छोटा ट्रांजिस्टर से लेकर कंप्यूटर तक, ये सब क्या है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका सबसे बड़ा हब कहाँ पे मिलता है, बेंगलुरु में, ठीक है। इसको क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाता है। तो फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में हमको क्या पॉल्यूशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, एयर पॉल्यूशन। देखा ही होगा आप लोगों ने, यार इंडस्ट्री के चिमनी से धुआं वगैरह निकलते हुए, कॉज बाय हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैस। बहुत ही ज्यादा हाई अनडिजायरेबल गैस यहाँ से निकलता है, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड रिफाइनरीज। वाटर पोल्यूशन भी होता है इंडस्ट्री से। रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये वेस्ट मटेरियल्स अगर वाटर से मिलता है तो वाटर पोल्यूशन होता है, जिनमें से डाइस, डिटर्जेंट्स, हैवी मेटल्स, ये सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। डिस्चार्ज इनटू रिवर्स, रिवर में ये अगर डिस्चार्ज कर देते हैं तो रिवर का पानी
गंदा हो जाता है। थर्मल पॉल्यूशन, ये क्या है? occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers before cooling, harming aquatic life। तो हॉट वाटर, फैक्ट्री से अगर हॉट वाटर हम रिवर में छोड़ देते हैं तो यहाँ का जो पानी में जो लाइफ रहता है, एक्वाटिक लाइफ रहता है, उसका नुकसान होता है। ठीक है। नॉइस पोल्यूशन, तो इंडस्ट्री वगैरह से बहुत साउंड भी निकलता है, अनवांटेड साउंड, मशीन वगैरह से, जनरेटर से, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट करता है, जिससे नॉइज पोल्यूशन होता है। ठीक है। तो कंट्रोल कैसे करते हैं हम इसको? वाटर मैनेजमेंट मिनिमाइजिंग यूज बाय रिसाइकलिंग, तो रिसाइकल करके हम वाटर का यूज मिनिमाइज कर सकते हैं। रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एफ्लुएंस को हम ट्रीट कर सकते हैं 3 फेजेस में, प्राइमरी, मैकेनिकल, सेकेंडरी, बायोलॉजिकल। तो पहले हम मैकेनिकल प्रोसेस का यूज करके हम इसको ट्रीट मतलब प्योर कर सकते हैं। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल भी बोलते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करके हम इसको प्योर कर सकते हैं। ठीक है। टर्शियरी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस यूज करके भी हम इसको प्योर कर सकते हैं वाटर को। एयर क्वालिटी, फिटिंग स्मोक स्टेक्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स में स्मोक स्टेक्स लगा करके फिट करके हम एयर क्वालिटी चेक कर सकते हैं। फिल्टर्स लगा करके हम एयर को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल से ज्यादा अगर हम ऑयल और गैस का यूज करते हैं तब भी एयर क्वालिटी अच्छा होता है। नॉइज कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? रीडिजाइनिंग मशीनरी को हम रीडिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। एफिशिएंसी भी अच्छा होगा। और क्या, हम जनरेटर में साइलेंसर्स लगा सकते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला ही क्या है? क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। डेवलपमेंट के साथ अगर हम एनवायरमेंट का भी नुकसान ना करें, उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे फ्यूचर जनरेशन का भी यूज हो। तो एनटीपीसी मॉडल फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनटीपीसी ने सर्टिफिकेशन, एनटीपीसी हैज आईएसओ 14001 सर्टिफिकेशन फॉर इट्स एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये इतना काम का नहीं है। प्रोएक्टिव अप्रोच, इट प्रिजर्व्स द एनवायरमेंट बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स। तो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्निक्स यूज करके एनवायरमेंट को प्रिजर्व किया जाता है। मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंटिन्यूअस इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। तो ये क्या करता है? इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करता है। तो यही था आज के इस सेशन में। होप आप लोगों को अच्छा लगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। फिर मिलते हैं, अच्छे से एग्जाम दीजिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।